हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में, जो यूनिट नंबर 6 है एंटीनेट ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग पूरा ये सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जो वान थ्यूनेन का लैंड यूज मॉडल है, यानी कि कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत है, उसको इसमें पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कि कृषि उत्पादकता या विश्व में कृषि पद्धतियाँ, तो सभी टॉपिक पे कुछ न कुछ थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इस पूरे टॉपिक का जो भी यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहा है, इस पूरे टॉपिक का जो यानी कि भूमि वहन क्षमता का वर्गीकरण, सबका जो डिटेल जो है आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ये जल्दी पब्लिश हो जाएगा। तो सभी टॉपिक पे अलग अलग वहाँ पे आपको डिटेल्ड में पूरा जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सभी पे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप निश्चित तौर पे आप डाउनलोड करना न भूलिएगा। और वहाँ पे आप हमें फॉलो करने के लिए दिवाकर यादव टाइप कर सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के हमने काफ़ी कोर्स कंप्लीट करा दिए, टोटल लगभग 50-60 वीडियो करा दिए हैं। और जो फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे, उसको भी हमने उसमें देख लिया है। और इंडियन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट और यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट, साथ ही जो प्रीवियस ईयर साल उस पर देख रहे हैं, तो वो हम लोग देखते ही चल रहे हैं उसमें। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें भूमि वहन क्षमता के बारे में। तो भूमि वहन क्षमता, ये सबसे पहली बार एल.डी. स्टाम्प महोदय ने, क्या नाम इनका, एल.डी. स्टाम्प, इन्होंने भूमि उत्पादकता ज्ञात करने के लिए इस मेथड का यूज किया था। और इसका भारत में जो प्रयोग जसवीर सिंह महोदय ने किया। स्टाम्प महोदय ने 1930-31 में ब्रिटेन का भू सर्वेक्षण करते समय यह विचार व्यक्त किया कि भूमि उपयोग की बजाय भूमि क्षमता को जानना आवश्यक है। यूएसए में भूमि उपयोग की अपेक्षा भूमि क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भूमि क्षमता के अंतर्गत इसका रासायनिक व भौतिक बनावट, भूमि की उपजाऊ शक्ति आदि शामिल होता है। भूमि क्षमता को समझने के लिए भूमि सर्वेक्षण अति आवश्यक है। तो इसमें एक टॉपिक हमने ये देखा। और उसके बाद भूमि उपयोग नीति या भूमि जो मॉडल है उपयोग का, उसको हम लोग इसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब कि उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। इसका डिटेल जो है वो आपको अनअकैडमी पे ही मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि ये पॉलिसीज़ में, अगर लैंड यूज पॉलिसीज़ में आप देखें, बात करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के जो पंचवर्षीय योजनाएँ या जो भूमि सुधार किए गए हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। और इसकी जो जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन को दी जाती है। मृदा परीक्षण और किस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाए, और जो मतलब कि भारत के विभिन्न कृषि पारिस्थितिक प्रदेश हैं उसमें कौन कौन से शुष्क हैं, कौन से आर्द्र हैं, तो उसमें कौन सी भूमि, कौन सी नीति यूज की जाए ताकि जो है वहाँ पे फसल का उत्पादन अधिकतम हो। तो इन सभी का उसमें जिक्र किया जाएगा। और 1988 में एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति तैयार की गई थी भारत में, जो भूमि उपयोग नियोजन और भूमि संसाधनों के उपयोग हेतु बनाई गई थी। यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, इसमें बंजर या जो कृषित भूमि है उसको सुधार करना, वनावरण को बढ़ावा देना, जो क्रॉप डेंसिटी है उसको बढ़ावा देना, तो इन सभी को उसमें शामिल किया जाएगा। सस्य संयोजन विधि में आपका जो कि कुकाजू-दोई, बीबर और रफ़ीउल्लाह है, उसको भी उसमें हम लोग देखेंगे। साथ ही जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उसको भी हम लोग उसमें क्लियर करेंगे। जो कुकाजू-दोई है, ये पूछा गया प्रश्न था, तो इन्होंने ये बीबर की जो संयोजन विधि थी उसमें संशोधन किया और इन्होंने जापान के लिए इस विधि का उपयोग किया था। रफ़ीउल्लाह महोदय, तो ये बीबर में जो विभिन्न कमियां थी उसको इन्होंने दूर करके भारत में इन्होंने यूज किया इसे, और नवीनतम विचलन विधि का इन्होंने इसमें प्रयोग किया था। भारत में सबसे पहले जो यूज किए वो आर.के. बनर्जी ने संयोजन विधि को प्रयोग किया था, जो बीबर के संशोधित विधि का प्रयोग करके पश्चिम बंगाल में इन्होंने संयोजन प्रदेशों को बांटा था। उसके बाद ए.पी. अय्यर ने मध्य प्रदेश में डिवाइड किया। पी. स्टाम्प ने तस्मानिया में सबसे पहले
किया था। जॉनसन ने पूर्वी पाक में 1958 में और थॉमस ने 1963 में ब्रिटेन में इस संदर्भ में बात किया था। अब हम लोग आते हैं जो वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग मॉडल है उसको देखते हुए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हम लोग कृषि स्थानीयकरण के बारे में जो सिद्धांत है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कृषि स्थानीयकरण का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कृषि भूमि उपयोग या ग्रामीण भूमि उपयोग। इसका तात्पर्य किसी फसल को कहाँ पर उगाना है या कहाँ पर उगाना लाभकारी होगा या विशेष स्थान पर कौन सी फसल उगाया जाना चाहिए, इसको उसमें जिक्र किया जाता है। जो कृषि स्थानीयकरण का प्रयास सबसे पहले वान थ्यूनेन महोदय ने, ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने 1826 में कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो इनका तुलनात्मक सिद्धांत पर आधारित था। इनके सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि इन्होंने ये माना कि एक विलग प्रदेश की कल्पना की जिसके मध्य नगर व चारों ओर कृषि क्षेत्र हो और संपूर्ण विलग प्रदेश में प्राकृतिक जो वातावरण है वह सर्वत्र समान हो। उसके बाद परिवहन व्यय दूरी और भार के अनुपात में इन्होंने बताया कि बढ़ता है। संपूर्ण जो विलग प्रदेश है उसमें केवल एक केंद्रीय नगर यानी केंद्रीय नगर की भी इन्होंने संकल्पना की और उसके चारों ओर ये माना कि ग्रामीण जनसंख्या निवास करती हो। इनका जो अन्य आधार रहा कि परिवहन के साधनों पे उन्होंने उस समय परिवहन के साधन घोड़ा गाड़ी को माना था। और पर्यावरण हमने देखा कि इन्होंने माना कि सर्वत्र पर्यावरण एक समान है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है। ये इनकी आलोचनाओं में हम लोग इसका जो भी इनकी मान्यताएं हैं इसकी आलोचनाओं में देखेंगे हम लोग। तो भूमि उपयोग का जो प्रारूप है यही आपका कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत है। अब आते हैं जो इनकी संकेंद्रीय कृषि पेटियां हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे है तो इसका PDF जो है आपको वहीं जो अनअकैडमी का लर्निंग है वहाँ से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी स्लाइड यहाँ पे आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जो रहेगा उसको आप सेव करते हुए चले जाएंगे तो आसानी से उसका PDF आपको बन जाएगा। तो संकेंद्रीय पेटियाँ कॉन्सेंट्रिक जोन्स, वान थ्यूनेन के मान्यता के अनुसार केंद्रीय नगर के चारों ओर दूरी में वृद्धि के साथ साथ फसलों के उत्पादन में या उत्पादन क्षेत्र का जो आर्थिक लाभ है वह क्रमशः घटता बढ़ता रहता है। इस प्रकार अधिक आर्थिक लाभ वाले जो उद्यम हैं वह नगर के नज़दीक और कम महत्व के जो उद्यम हैं वह नगर से दूर लगाए जाते हैं। इन्होंने 6 पेटियों का जिक्र किया, उसको हम लोग देख लेते हैं। 6 पेटियां जो नगर से बाहर की ओर निम्नमत हैं, यानी कि जैसे जैसे आप नगर से दूर जाएंगे वैसे पेटियां बढ़ती जाएंगी। तो जो पहली पेटी सबसे नज़दीक नगर की पेटी होती है और यह नगर से ही लगी होती है। इसमें शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों जिनका परिवहन अधिक दूरी तक नहीं हो सकता है उसको शामिल करते हैं। दूसरी पेटी में ईंधन की लकड़ी का उत्पाद। तीसरी पेटी में जो परती रहित गहन कृषि की पेटी होती है। चौथी पेटी में उन्होंने बात किया कि चारागाह तो रहेगा लेकिन अल्प मात्रा में रहेगा, लेकिन इसमें परती भूमि और कृषि भूमि अधिकता में रहेगी। पांचवी पेटी में परती भूमि और चारागाह अधिकता में रहेगा, जो ++ लिखा है अधिकता में रहेगा, जबकि इसमें अन्न उत्पादन कुछ ही भूमि पर किया जाएगा। लेकिन चौथी में क्या है कि अन्न उत्पादन इसमें बड़े स्तर पर किया जाएगा। और तीसरी पेटी में जो परती रहित रहेगा और यहाँ पे सर्वाधिक यानी चौथी पेटी से अधिक जो अन्न उत्पादन तीसरी पेटी में होगा। छठी पेटी की बात करें जिसमें पशुपालन और चारागाह दोनों शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें आपका परती भी मिल जाएगा, पशुपालन भी, चारागाह भी मिल जाएगा। और तीनों पेटियां किसमें हैं? पाँचवीं में, तीनों स्तर। अब इसका हम लोग फिगर यहाँ पे देख लेते हैं। फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें इन्होंने, चूँकि जो वान थ्यूनेन महोदय हैं इन्होंने पहले तो इसका उपयोग किया, बाद में इन्होंने ये देखा कि उनके जो थ्योरीज़ हैं उसमें संशोधन की संभावना हो सकती है। जैसे इन्होंने पहले जो माना कि ये केंद्र होना चाहिए, उसके चारों ओर ग्रामीण जनसंख्या हो। फिर उन्होंने ये दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने ही जो
सिद्धांत था उसी को संशोधित करके दे दिया। इन्होंने ये माना कि अगर बीच में कोई नदी हो या झील हो या तालाब हो तो जो फसल की पेटियां हैं वह अन्य रूपों में वितरित होती हैं। तो पहला इन्होंने माना कि भूमि उपयोग की संकेंद्रीय पेटियों में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 पेटियाँ हैं। तो पहले में साग सब्जी का उत्पादन, दूसरे में लकड़ी का उत्पादन, तीसरे में अन्न उत्पादन, चौथे में परती कृषि और कुछ चारागाह, पाँचवें में तीनों क्षेत्र की पद्धति यानी कि कृषि, परती और चारागाह तीनों, पशुपालन भी, छठे में आपका पशुचारण और चारागाह दोनों शामिल किया जाता है। और इसी तरह से नवगम्य में भी यही कहानी है। नवगम्य नदी और उसके उपनगर के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, यहाँ पे कोई लघु नगर की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से पूरा ये वितरित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो इनका सीमांकन है, कृषि भूमि उपयोग का सीमांकन। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भू क्षेत्र पर उसी फसल का उत्पादन किया जाता है जिससे अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। तो इनका मानना था कि उन क्षेत्रों पे जहाँ पे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है किसी भू क्षेत्र पर जिस किसी फसल का, वहाँ पे वही फसल उगाई जाए। जैसे कि जहाँ पे गन्ना का अधिक उत्पादन हो रहा है वहाँ गन्ना ही उगाया जाए जिससे अधिकतम आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके। उन्होंने इसकी गणना के लिए आर्थिक लाभ के लिए एक सूत्र दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P = S - C + T, जहाँ पे P आपका लाभ है, S आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, C आपका प्रोडक्शन कास्ट है यानी कि लागत मूल्य है, T आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और उत्पादन लागत यानी परिवहन लागत उत्पादन लागत को जोड़कर अगर आप जो बिक्री मूल्य है उससे घटा देंगे तो इसका जो आर्थिक लाभ है वह शुद्ध आर्थिक लाभ यहाँ से निकल आएगा। अब इसके बाद जो है वो आलोचना इनकी देखते हैं कि किन आधारों पे की गई। हालांकि जो इनकी आलोचना की गई थी मुख्यतः इनकी जो मान्यताएं हैं उसी आधार पे की गई थी। तो पहला इन्होंने ये माना था कि जो संकेंद्रीय पेटी है वह वास्तविक कृषि पेटियों के रूप में नहीं पाई जाती है। संभवतः इसी कारण इन्होंने नवगम्य नदी और उपनगर कृषि पेटियों को भी स्वीकार किया, यानी कि इन्होंने खुद अपना जो सिद्धांत दिया उसकी आलोचना की, यानी कि उसका संशोधन खुद ही प्रस्तुत किया। उन्होंने जिस विलक प्रदेश की संकल्पना की वान थ्योनेन ने, वर्तमान में वह पॉसिबल नहीं है, मिलना कठिन है। यानी कि सभी जगह तो आपको एक तरफ से या एक ही तरह की प्राकृतिक पर्यावरण स्थिति तो नहीं मिलेगी और या सार्वत्रिक समदैशिक प्लेस भी नहीं मिल पाएगा। अगला जो इन्होंने ये माना कि सामान्य क्षेत्र में जो कालानुसार यानी कि समय के अनुसार कृषि उत्पादन तकनीकी, परिवहन साधन और व्यय दर में परिवर्तन होता रहता है। तो यह मान्यता भी उनकी गलत रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि समय के साथ जो है कृषि उत्पादन तकनीक में कभी कभी ये परिवर्तन तो होता रहता है। परिवहन साधन में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी परिवर्तन हो। व्यय दर में हालांकि ये सभी मान्यता इन्होंने माना कि जो परिवहन है वह जो मतलब कि परिवहन व्यय है वह दूरी और भार के अनुपात में ही बढ़ता है। नेक्स्ट है विलय प्रदेश की जिस समदैशिकता की बात थ्योनेन ने किया वह वर्तमान में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। वान थ्योनेन के सिद्धांत पूर्णतः कल्पित और मान्यता पर आधारित था जो पूर्णतः अवास्तविक है। उपरोक्त आलोचनाएं के सिद्धांत की मान्यता पर ही रही हैं। वास्तव में इन्होंने जो कृषि के स्थानीयकरण की व्याख्या की वह वैज्ञानिकता से परिपूर्ण था और इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसी कारण उनके सिद्धांत के बाद में विद्वानों ने जैसे जोनासन आए हैं, ब्रेकर आए हैं, इजार्ड हैं, हूवर हैं, लाश हैं, इन्होंने इन वास्तविक जगत की पारिस्थितिक के अनुरूप आवश्यक संशोधन किया। लेकिन इनके इस सिद्धांत की जो उपयोगिता ये हमेशा बनी रहेगी। अगर वर्तमान में हम वर्तमान भारत के संदर्भ में देखें तो जो स्थानीय नगर हैं या स्थानीय निकाय हैं वहाँ पे जो छोटे मोटे बाज़ार होते हैं उसके आसपास जो होता है वो वहाँ पे इनका जो सिद्धांत वो झलकता रहता है। जैसे आपका कोई एक छोटा सा ब्लॉक अगर आप ले लेंगे तो वहाँ पे जो सब्जी मंडी लगती है उसके आसपास के जो एरिया होते हैं या वहाँ पे तो ये नज़दीकी क्षेत्र में यहाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर के जो लोग हैं दूरी के वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं और इसी तरह से ये आप बढ़ा के यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और निश्चित तौर पे आप अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए
वहाँ पे आपको इस पूरा जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं और साथ ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी के उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।